हेलो एवरीवन। यह हम जो कवर करने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम काफ़ी परेशानी टॉपिक है, क्योंकि देखो ये टॉपिक परेशान क्यों करता है। टॉपिक इसलिए परेशान करता है कि हमें वेलोसिटी समझ में आती है। जैसे अगर कोई बॉडी मोशन में है, मतलब किसी न किसी अगर मूव कर रही तो मतलब वेलोसिटी समझ में आती है। हम किसी को पुश एंड पुल करते हैं तो हमें फोर्स भी समझ में आ जाता है। अगर हम कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएं तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ जाता है। 10 से 10:10 हो जाएं तो हमें टाइम भी समझ में आता है। मतलब हम भी वो क्वांटिटी बता रहे हैं जो इनिशियली टाइम में जब तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़नी शुरू करी हुई तो मैं ये वाली चीज़ें। और बात बताएं कि एक्सेलरेशन समझ में आ जाता होगा कि एक्सेलरेशन मतलब कि अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके बारे में बताता है कि आखिरकार पर सेकंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। लेकिन कम वक्त एंगुलर मूवमेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम तो बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे मोमेंटम के बारे में। क्योंकि अगर मोमेंटम समझ में आए तो एंगुलर मोमेंटम तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना मान के चलो। तो लेकिन ये जो कम वक्त मोमेंटम है, मोमेंटम समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। मैं सबकी नहीं, मैं कुछ जिनको समझ में नहीं तो उनकी बात कर रहा हूँ। एक बार खुद अपना दिमाग लगाओ और सोचो आखिरकार मोमेंटम है क्या, और मोमेंटम किस चीज़ के बारे में बताता है। वाट आखिरकार क्या है और इंडिकेट क्या करता है। अगर तुम अपना दिमाग फुल यूज़ करोगे, जितनी अभी तक फिजिक्स पढ़ चुके हो उतने में सोचोगे आखिरकार मोमेंटम क्या, तुम खुद नहीं सोच पाओगे आखिर मोमेंटम है क्या। आखिर अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बताओ कि आखिर मैं देखो लगना चाहिए कि आखिरकार मोमेंटम क्या है, कि मोमेंटम क्या है और किस चीज़ के बारे में बताता है। अब कोई विद्वान बच्चे होंगे, काली खोपड़ी वाले दिमाग होते हैं, तो कहेंगे सर मोमेंटम इतना भी कठिन नहीं जितना आप बता रहे हो। कहोगे भैया मोमेंटम उतना भी कठिन नहीं जितना आप बोल रहे हो। हम कहेंगे अच्छा, तुम कहोगे अच्छा क्या ना, अरे भैया हमने तो स्कूल में बहुत सिंपल पढ़ा था, P=mv, ये रहा मोमेंटम। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या थी। हमने स्कूल टाइम में ये भी सुना था कि भैया ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम कहेंगे अच्छी बात है। तुम कहोगे भैया हमने इसकी यूनिट पढ़ रखी है। तुम कहोगे, हम कहेंगे क्या, तुम कहोगे केजी मीटर पर सेकेंड। हम कहेंगे और अच्छी बात है। तुम कहोगे भैया इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, हमने इसका डायमेंशन भी पता है। हमें डायमेंशन क्योंकि डायमेंशन तो भैया हमने सबसे पहले पढ़ा था। डायमेंशन इसका हो जाएगा m/l(t-1). हम कहेंगे बेटा चलो इतनी डेफिनेशन लिखने में, और तुम कहोगे अगर मोमेंटम की डेफिनेशन लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, लिख देंगे मोमेंटम इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब इतना सब लिख के आओगे, डेफिनेशन लिखाओगे, वेक्टर क्वांटिटी कह दोगे, यूनिट लिख दोगे, डायमेंशन लिख दोगे, एग्जाम में पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे, पर्याप्त के पूरे भी मिल जाएंगे। क्योंकि इससे ज़्यादा कोई एक आधो सिंपल सा एग्जाम्पल बता दो तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आखिरकार मैं पूछूं कि बेटा मोमेंटम है क्या, आखिरकार मेरा क्वेश्चन इस बात पे कि मोमेंटम है क्या। अब जैसे ही मैंने पूछा कि मोमेंटम क्या है, वैसे ही कान खड़े हो गए। अब बताना भी तो कि मोमेंटम क्या है। अगर कोई बहुत विद्वान आदमी होगा तो क्या करेगा, मोमेंटम की हिंदी ट्रांसलेशन बोल देगा। अब हिंदी तो मुझे नहीं पता है, मतलब बहुत सुध क्या हुआ उसकी हिंदी मीनिंग बता देगा कि आखिरकार उसको जो भी कहते हैं, जैसे फोर्स को बल कहते हैं, जैसे मोमेंटम में कुछ ना कुछ बता देगा। हम कहेंगे अच्छी बात है, ये भी पर्याप्त हो गया है। लेकिन फिर भी हम पूछेंगे, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है तो पूछेंगे ना आखिरकार मोमेंटम है क्या। जैसे वेलोसिटी क्या होता है कि आखिरकार 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। अगर जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आखिरकार 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया जा रहा है। और जैसे मान लो कि एक बॉडी ये रही, इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, और ये दूसरी बॉडी इसकी 15 मीटर पर सेकंड है। तुम इसको देख के बता सकते हैं कि भैया ये वाली बॉडी ज़्यादा तेज़ चल रही है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अब मैं यही क्वेश्चन चाहता हूँ कि आखिरकार मोमेंटम के बारे में क्या है, कि मोमेंटम बताओ आखिरकार क्या है। देखो इतनी सारी चीज़, देखो मैं एंगुलर मोमेंटम बताऊँगा, घबराओ नहीं बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले समझाऊँगा मोमेंटम है क्या।
कि एंगुलर मोमेंटम समझ में आया। एंगुलर मोमेंटम में स्विच करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान समझ में आएगा। देखो यहाँ तक दिमाग लगा लिया कि नहीं? अपन ने बहुत हाथ पैर मारे। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर जैसे मान लो हम बोल रहे 10 मीटर, तो इसका मतलब है कि तुमने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, मतलब जो भी दूरी है। हम कहेंगे टाइम तुम देख लो कि एक्सेलरेशन तो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन मोमेंटम पे आके हम लोग फंस जाते हैं। क्या है कि मोमेंटम के आखिरी में फंस जाते हैं। तो अब मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि मोमेंटम तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक साथ में समझा दिए जाएँ। देखो मोमेंटम एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम वो चीज़ है जो किसी के मोशन के बारे में बताता है। क्या है? ये बताता है मोशन ऑफ मास या फिर मास ऑफ मोशन। अब तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी? वेलोसिटी भी तो मोशन के बारे में ही बता रही थी ना, वो कौन सी नई चीज़, वो उसमें क्या कमी थी जो मोशन के बारे में बता रही थी? तुम कहोगे भैया ये कार है, ये इसकी वेलोसिटी अभी 0 है, तो इसका मतलब रेस्ट पे है। अगर इसकी चकाई बना दो, रेस्ट पे तो रहेगी फिर नहीं तो। वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब मोशन में है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हमें बेटा तुम्हारी बात भी सही है कि वेलोसिटी भी बता सकती है कि आखिरकार कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं है, बता सकती है। मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बता रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेलोसिटी नहीं बता सकती है, जो सिर्फ मोमेंटम ही बता सकता है। क्या है? मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो मोमेंटम की हेल्प से ही पता की जा सकती हैं, ना कि वेलोसिटी के बारे में। देखो इसके लिए तुम्हें जितने तुम अभी तक पढ़ चुके हो ज़िंदगी में वो सब पर्याप्त है, काम पर्याप्त है। यहाँ से मेरी कहानी शुरू नहीं, मेरी इसके बाद कहानी शुरू होती है। क्या होती है? इसके बाद कहानी शुरू होती है कि आखिरकार क्या है। इसको मैं तुम्हें बेसिक समझ लिया कि मोशन ऑफ मास या मास इन मोशन, मास इन मोशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम पलक झपकते आ जाएगा, घबराओ नहीं बिल्कुल। जैसे देखो मान लो एक कार है, एक कार है, ये मान लो रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे कि बेटा इसका मोमेंटम क्या होगा? तुम कहोगे सर 0 होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ इसकी वेलोसिटी है 0। अगर हम कहें कि ये बॉडी है, मान लो 500 kg की है, m इसका मास है 500 kg, और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हम कहेंगे बेटा इसका मोमेंटम क्या है? तुम कहोगे m इंटू बी। तो तुम कहोगे 500 इंटू 10, 5000 kg मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर देखो बेसिकली अभी हम लोग वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो अपन की मतलब मैकेनिकल, जिसमें मतलब मास होता है। अपन ज़्यादा उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि अपन पहले आसान चीज़ें समझ लेना। एकदम से छत पे तो नहीं चढ़ जाते हो ना, पहले बेसिक चीज़ें सीख के ही आसमान पे, मतलब बेसिक चीज़ें चढ़ के ही समझ के ही ऊपर जाते हैं। तो हमने क्या चला है कि आखिरकार मोमेंटम देखो यहाँ 0 है, इसका अगर मोमेंटम 0 है इसका मतलब बॉडी कहाँ पे है? रेस्ट पे है। अगर बॉडी की बात कर रहे हैं इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ तो मास है। अगर मान लो हम बोल दें बॉडी, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो मास है। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। और अगर किसी बॉडी के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, इसका मतलब वो मोशन में है। बहुत सिंपल समझना है कि आखिरकार मोमेंटम किस चीज़ के बारे में बताया? मोमेंटम ने बताया कि मास इन मोशन, कि जो मास है उसके मोशन में होने की स्थिति के बारे में मोमेंटम ने बताया। अब तुम कहोगे कि यही चीज़ तो वेलोसिटी बता सकती थी। अगर हम कहते हैं कोई वेलोसिटी, कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी नहीं, इतनी वेलोसिटी इतनी है, लेकिन वहाँ इस जगह दिक्कत है। देखो इतना चीज़ समझ में आ गया है। जैसे मान लो ये 2 कारें हैं, एक कार ये रहा, देखो, और एक रहा तुम्हारे पास रूलर। रूलर नाम सुना ना, जिससे सड़क बनती है।
ये रहा इसका चक्का, रोलर है। इसका मास मान लिया हमने 500 केजी, और इसका मास है 1500 केजी। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम तुमसे पूछ लें कि बताओ, क्या बताओ कि यहाँ कोई इंसान मतलब कोई चीज़ खड़ी है, यहाँ क्या है, ये खड़ी है, या फिर मान लो तुम हो, और हम कहते हैं कि ये बताओ, चलो नहीं, हम कोई जनरल सी चीज़ ले लेते, मान लो यहाँ कोई इंसान खड़ा है, और यहाँ भी इंसान खड़ा है। जब ये बताओ, जब ये इंसान कार से टकराएगा और जब इंसान ये इस रोलर से टकराएगा, बताओ हालत गंभीर किस में हो जाएगी? हालत गंभीर किस में हो जाएगी? तुम कहोगे बेसिक सी बात है कि किस में हो जाएगी, इस वाले में। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। मुझे पता है कि यहाँ से तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दिमाग में से खिसकना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए होगे, कोई बात नहीं। देखो, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा होता है उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है, इफ़ेक्ट भी ज़्यादा ही होता है। क्या होता है? बेसिकली अगर हम देखें कि मोमेंटम, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। कि आखिरकार फोर्स जो हम लोग, जैसे मान लो जो इंसान है, एक से तो नहीं कि एकदम टकराएगा एकदम से रुक जाएगा, कुछ टाइम तो ये भी लेगा ना रुकने के लिए। जैसे मान लो, तो ये फोर्स ये बताता है कि आखिरकार पर सेकंड, जैसे मान लो फोर्स है कितना, 10, इस 10 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं क्या, 10 केजी मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि एक सेकंड में 10 यूनिट मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सेकंड में 10 यूनिट मोमेंटम चेंज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा देखो बेटा, इसको पकड़ना तो पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे कि नहीं यार ऐसे ही रहेगा फलाना ढकाना, तो नहीं आने वाला है। मोमेंटम की हेल्प से तुम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अकेली वेलोसिटी की हेल्प से तुम ज़्यादा चीज़ें नहीं निकाल सकते हो, लेकिन मोमेंटम की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। देखो, मोमेंटम की हेल्प से तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम की एनर्जी के, और तुम तो जान रहे हो कि चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से तुम फोर्स निकाल पा रहे हो। जैसे देखो, यही चीज़ दोबारा आ जाते हैं हम इसी पे। ये बताओ, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही, ये भी 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, और तुम रहे बाहुबली। तुम क्या चाहते हो? इसको रोकना चाहते हो और इसको भी रोकना चाहते हो। कि मतलब तुम 10 मीटर पर सेकंड से, देखो अगर इतना समझ नहीं तो कोई बात नहीं है, ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड से तुम जीरो वेलोसिटी करना चाहते हो, मतलब रेस्ट पे लाना चाहते हो। रेस्ट मतलब क्या होता है? जीरो वेलोसिटी, मतलब रेस्ट पे लाना चाहते हो। तो बताओ, कार को रोकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि इस लोहे के रोलर को रोकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तुमको सर ऑब्वियसली बात है, इसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? मैं क्या कहूँ, तुम क्या कहोगे? सर इसका ज़रा मास देखना आप, 1500 केजी है, इससे 3 गुना है, तो इसलिए इसको रोकने में ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, इतना समझ में आ गया कि नहीं? कुछ क्लिक किया दिमाग, मुझे लगता है क्लिक कर गया होगा। हम कहते हैं कि 150 केजी इसका भी मास है, 150 केजी इसका भी मास है, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो मैं पूछता हूँ कि बताओ, इसको रेस्ट पे लाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि इसको रेस्ट में लाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तुम कहोगे सर इस वाले केस में दोनों को रेस्ट में लाने के लिए बराबर बराबर ताकत लगानी पड़ेगी। हम कहेंगे क्यों? तुम कहोगे सर दोनों का मोमेंटम सेम है। क्या है? दोनों का मोमेंटम सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिरकार
लीनियर मोमेंटम या सिर्फ मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो होता है मास इन मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। फॉर्मूला रटते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की कहानी तब आती है जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है। जैसे लीनियर मोमेंटम या सिंपल सा मोमेंटम की कहानी तब आती है जब कोई बॉडी लीनियरली चल जाती है। क्या चलती है? लीनियरली। जब कोई बॉडी लीनियरली मूव करती है तब वहाँ आती किस चीज़ की बात? वहाँ आती है लीनियर मोमेंटम की। जैसे मान लो तुमसे रैंडमली पूछा जाएगा कि ये वाला ब्लॉक है, इसका 2 kg है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? तुम कहोगे 2 × 10 × 20 kg मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? ऐसे ही क्या होता है कि कोई बॉडी, जैसे मान लो ये बॉडी सर्कल में से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, मान लो ये गोल गोल चीज़ घूम रही है, तो हम पूछ लेंगे कि मान लो इसका मास हमने बोल दिया 1 kg है। तो कोई तुमसे जनरली पूछ लेगा कि बताओ आखिरकार इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, मान लो 10 मीटर पर सेकंड दे देते हैं। अभी धीमे धीमे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। कोई तुमसे पूछ लेगा जनरली कि बताओ बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि मान लो जब हम कोई चीज़ बॉडी सर्कुलर मूव करती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना एक जनरल सी क्वांटिटी है। देखो अब एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है। देखो हम पहले बेसिक इसकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आखिरकार कोई तुमसे अगर पूछ ले कि इसका एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज देखो सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट दैट एक्सिस। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, अगर मान लो कोई भी चीज़ है सर्कुलर मोशन की चीज़ अगर गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब किसी न किसी एक्सिस के अबाउट वो चक्कर लगाती है। मतलब जहाँ से एक्सिस, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ सेंटर के अबाउट ही तो कोई लगाएगा ना, कुछ ना कुछ एक्सिस के अलावा लगाती है। ये रहा सिंपल सी मीनिंग। और अगर इसका हम मैथमेटिकली देखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको लिखवा देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल सा है, ये रहा एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, ये दूसरी डेफिनेशन है। अक्सर स्कूल के टीचर क्या होते हैं, ये वाली डेफिनेशन बोल के बच्चों को मन हल्का करा देते हैं, कहते हैं बेटा इतना याद रख लो बहुत है कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चे इसमें ताली बजा देते, खुश हो जाते, क्योंकि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? L = P × D। आखिरकार P क्या है? P है जो P है वो है लीनियर मोमेंटम। और D क्या है? D है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितनी सी बात है। अब टीचर तो टीचर है भाई, गुरु तो गुरु है, इसी के हेल्प से वो तुम्हें डायमेंशन ही बता देंगे। क्या बता देंगे? डायमेंशन बना देंगे। कि अगर मान लो डायमेंशन लिखना है तुम्हें किसका? डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो P का क्या होता है? mL/T-1। मैं सारी चीज़ क्लियर करूँगा, तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहे हैं, मुझे पता है बहुत चल रहे होंगे आखिरकार के मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या है, कुछ के दिमाग में मतलब पिछली कहानी चल रही होगी, लीनियर मोमेंटम क्या है, उसको यहाँ क्यों क्विट कर दिया, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और D का क्या होता है? D का होता है L, तो इसका क्या हो गया? mL²T-1। ये हो गया इसका डायमेंशन। अब टीचर तो टीचर है, बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे। तो यूनिट टीचर और विद्वान, वो ऐसे कहेगा कि देखो ये इसकी यूनिट क्या होती है? तुमको kg मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बात है, इसकी मीटर होती है, तो इसकी यूनिट हो गई kg
मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई है। बच्चे यहाँ तक खुश। CGS में तो हम कन्वर्ट खुद करना जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिकली हम लोग किस में बात करते हैं, हम लोग बेसिकली बात करते हैं SI यूनिट में। अब हम बात करते हैं कि अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल्स, कि एक पार्टिकल्स हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल्स। क्योंकि अगर हम पार्टिकल्स के बारे में कहानी समझ गए तो बाकी सब के बारे में आसानी समझ जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। कि जैसे अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर में और सर्कुलर में मूव करती है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम देखो क्या है, एंगुलर मोमेंटम बताएंगे आखिर क्या क्वांटिटी है, क्या समझना है उससे। जैसे मान लो ये बॉडी है, ऐसे गोल गोल इस सर्कल में चक्कर लगा रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो बेसिकली रेडियस होगा ना। तो ये रहा इसका रेडियस, ये इसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ये b है, इसका मास m है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r है। क्या है, r है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मान लेते हैं 1 kg, वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 3 मीटर। तो अब हम तुमसे क्या पूछ सकते हैं, हम तुमसे पूछ सकते हैं कि आखिरकार इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। वैसे एक बात बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम L से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। और जो लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे सिंपली मोमेंटम बोलते हैं, उसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे वाली P से। और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है, मतलब कोई रोटेट और अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसका तो है फॉर्मूला बनाना है। देखो इसका फॉर्मूला हमने अभी यार बोला था कि नहीं, कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। ये रहा, ये किस में रहा, ये रही इसकी वेक्टर क्वांटिटी, ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म। क्या रहा, ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म। तो अब जैसे कोई ये बॉडी ये होती है, अगर 10 मीटर पर सेकंड है और इसका 2 kg मास है, तो जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का होता था वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम को होता था। मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता था वही डायरेक्शन मोमेंटम का होता था। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में ऐसी कहानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P। और क्रॉस प्रोडक्ट का तुम जानते हो जो रिजल्टेंट आता है इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो जैसे देखो इसका वैसे अगर हैंड रूल से पता लगाते हैं, राइट हैंड रूल से, तो जो R है उसको बोलो ये पहली वाली फिंगर, जो P है उसको मानो 3 फिंगर, और जहाँ ये थंब आ रहा है, ये थंब अंगूठा आ रहा है, वो होगा इसका रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने बोल दी R का डायरेक्शन ये है, मतलब एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, P का डायरेक्शन बाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव बाई एक्सिस में, तो जो क्या नाम है इसका रिजल्ट, इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस में होगा। कौन से जेड एक्सिस में, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। कन्फर्म, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि तुम इसके डायरेक्शन से ये अंदाज़ा ना लगा लेना कि इसका अपवर्ड अगर डायरेक्शन जा रहा तो अपवर्ड इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, इफेक्ट तो वो सर्कुलर ही होगा।
इसका मतलब है कि अगर कोई अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर मान लो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कहाँ मूव कर रहा है, वो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर किसी का डाउनवर्ड आ रहा है तो समझ लेना वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। वैसे मैं वेक्टर फॉर्म से ही बताऊंगा कि आखिर कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको ऐसे ही करोगे ना, आर पी साइन थीटा। देखो जो थीटा है ना, एंगल थीटा है जो, वो एंगल बिटवीन आर एंड पी। पी मतलब जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का होगा। इसका मतलब ये है कि थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड लीनियर वेलोसिटी। क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि इसमें इसका क्या निकालना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। वैसे जानते हैं कि ये मान लो इससे तो इन दोनों के मान लो 90 डिग्री है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालेंगे। हम इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता था, कुछ भी रहे परपेंडिकुलर एक्शन, परपेंडिकुलर में इसमें सोचता ही नहीं था। यहाँ दिया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इतना परेशान नहीं होता था। मैं इतना जानता था कि आर इंटू पी साइन थीटा लिख दो बस। क्या लिख दो? आर इंटू पी साइन थीटा लिख दो। वो सब अपने आप एडजस्ट होता रहता है। और ये थीटा होता है एंगल बिटवीन आर एंड पी। आर कितना है? 3 मीटर। पी की वैल्यू कितनी होगी? एम है कितना? 1 kg। और बी कितना है? 2। तो 2 हो जाएगा 2। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती? तुम कहोगे 1 होती है, तो 1। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि आखिरकार एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं। अब कुछ विद्वान लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा बता ही दो कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। हम कहें कोई बात नहीं, एंगुलर मोमेंटम का हमने आर पी साइन थीटा लिख लिया ना। क्या लिख लिया है? आर पी साइन थीटा। इसका मतलब है कि एल की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है, पी पे डिपेंड कर रही है, और साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। क्या हो रही है? इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। इतनी चीज़ हो सकती है कि नहीं? तो अगर हम मान के चलते हैं कि आर एंड पी और साइन थीटा, मतलब इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है। जो वेरिएबल है वो है थीटा, कि हम थीटा के बेसिस पे निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जब वो मैक्सिमम हो जाए, और थीटा की वैल्यू क्या हो जब वो मिनिमम हो जाए। तो वही निकालते हैं। देखो सुनो, अब कोई जैसे इस सेंटर है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट कोई चीज़ रोटेट कर रही है, ये बॉडी है। क्या है? बॉडी है। तो ये बॉडी, ये आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है। ये बॉडी ऐसे भी आ सकती है, मतलब ये आर की डिस्टेंस अगर ऐसे है, मतलब ये आर आ रहा है, ये आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मतलब अगर ऐसे है तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू होगी इसमें 180। एक पॉसिबिलिटी ये है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी, मुझे पता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझना, चाहे टाइम लेके समझना। ऐसे हो सकता है, मतलब आर ऐसे जा रहा है, ये पी है, और पी भी ऐसी डायरेक्शन में है। आर एंड पी का अगर डायरेक्शन से, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये रेडियस है, इन दोनों में थीटा इक्वल टू, मतलब तीसरा है कि आर इस डायरेक्शन में है
और P का डायरेक्शन ये रहा, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। वैसे एक चीज़ अगर तुम देख रहे होगे तो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 180 के बीच में क्या कर रहा है, 0 से लेके 180 के बीच में वेरी कर रहा है। तो अगर हम पूछें, थोड़ी यहाँ मैथ की समझ चाहिए पड़ेगी कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 और 180 के बीच में, वो होती है 1। क्या होती है, 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 1। तो थीटा की वैल्यू मतलब जब 90 डिग्री होगी तब साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर R एंड P के बीच में थीटा की वैल्यू 90 है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो या हो 180। इसका मतलब ये है कि R एंड P के बीच में अगर एंगल 0 या 180 है तो L की वैल्यू मिनिमम होगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। जब इतना पढ़ ही लिया है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि यहाँ जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी चीज़ की मीनिंग हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल्स है, यहाँ से स्टार्ट नया है काम है। देखो मान लो ये पार्टिकल्स है ये, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब ये हमने एक एक्सिस मान ली है। मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके अबाउट। कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आर वेक्टर होगा जिसका नाम रख देंगे आर, जो पोजीशन वेक्टर होगा। समझा कि नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट ना इस साइड जा रहा ना इस साइड जा रहा ना ऐसे जा रहा है। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, क्या है, इस डायरेक्शन में। क्या है, हम कहेंगे इस डायरेक्शन में। मतलब ये बी लीनियर वेलोसिटी, जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होता है। तो ये रहा इसका डायरेक्शन। बस अब इसी चीज़ के बारे में अपन को समझना है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया अल्फ़ा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्फ़ा एंगल बन रहा है। अब यही ना अपन को निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि इस एंगल को थोड़ा ऐसे पीछे ला सकते हैं ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बीच में और यहाँ के बीच में थीटा बन गया है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है तो वेक्टर की एक खासियत है कि हम कंपोनेंट कर सकते हैं। तो जब हम इसका कंपोनेंट करेंगे, यहाँ एक मान लेते हैं यहाँ। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ हो जाएगा पी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस होता है, और यहाँ हो जाएगा पी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो अगर हम पूछें कि एंगल बिटवीन आर एंड पी कॉस थीटा, तुम कहोगे कि आर ऐसा है और पी कॉस थीटा ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल की वैल्यू बन रही है वो बन रही है 180। हम कहेंगे अच्छी बात है। हम कहेंगे एंगल बिटवीन पी आर एंड पी साइन थीटा, मतलब ये ऐसा आर जा रहा है और पी साइन थीटा ऐसे जा रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है
90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, हमने क्या कहा था कि यहाँ जो ये लाइन है ये कहती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, तो मतलब इस मोमेंटम को हम कितना भी पीछे खींच सकते हैं। कितना खींच लिया हमने, बस इतना याद रखना कि ये जो जब इससे ज्वाइन करा जाए तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? 90 डिग्री बस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने बोल दी है डी। मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताऊँगा, घबराओ नहीं। मुझे पता है कि बहुत दिक्कत सी होने लगती है, परेशानी होने लगती है। मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताऊँगा। देखो, अगर हम बेसिक सा ट्रायंगल देखते हैं, क्या देखते हैं? देखो सुनो, हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। ये रहा तुम्हारे पास ट्रायंगल, हमारे पास थीटा है, इसके जस्ट सामने डी है और इसे चिपक के गया है आर। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो डी है वो आर और थीटा के टर्म में आ जाए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो है L इक्वल टू पी डी। ये डी क्या है? ये डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो हमने जो डॉट डॉट बनाई है ना, यही है लाइन ऑफ एक्शन। क्या है ये है लाइन ऑफ एक्शन। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। और हमारे पास देखो, ये फॉर्मूला पर्याप्त है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक कमी है कि हमें डी की वैल्यू पता नहीं है। हमें क्या पता है? हमें आर की वैल्यू पता है, और हमें थीटा भी पता है, बस डी नहीं पता है। तो हम कुछ ऐसा कारनामा करेंगे कि डी और आर थीटा में कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाए। तो हम कहेंगे पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तुम कहोगे बिल्कुल पढ़ लेंगे। हम कहेंगे जब इतनी किताबें पढ़ी ली हैं तो कुछ काम आसान कर दे। तुम कहोगे क्या कर दें? हम कहेंगे कुछ बेटा ऐसा करो, इस डी में और आर में कोई रिलेशन बना दो। मैं कहूँगा, तुम कहोगे ये क्या? हम कहोगे परपेंडिकुलर है। तुम कहोगे क्या है? कहोगे हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कन्फर्म? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? डी है। हाइपोटेन्यूस कितना है? आर है। तो डी का फॉर्मूला क्या बन गया? डी इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया है? यही फॉर्मूला चेंज हो गया है पी आर साइन थीटा। यही हो गया कि नहीं? यही किस में कन्वर्ट हो गया? हो गया है पी आर साइन थीटा में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि मेरा तरीका कैसा था क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो, मेरा चमत्कारी काम था। मैं देखता था कि ये क्या है, ये सेंटर है, मतलब इसके अबाउट घूम रही है, ये आर दूरी है, ये क्या है, ये पी जा रहा है। तो हम क्या करते थे? हम करते थे ऐसा, इसको मतलब ऐसा डायरेक्शन, तो वेक्टर में कुछ ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं। हम देखते थे थीटा कितना है। ये तुम्हारे पास आर हो गया है, ये तुम्हारे पास पी हो गया है। तो हम लिखते थे एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अरे हमें नहीं मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, फलाना ढेकाना, हमें उससे नहीं मतलब है। हम तो सिंपल सा फॉर्मूला देखते थे आर पी साइन थीटा। हमने देख लिया कि थीटा क्या है, हमें पता है कि थीटा एंगल बिटवीन पी एंड आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल्स। और पी क्या है? पी क्या है? लीनियर मोमेंटम।
तो हम इतना रायता क्यों फैलाएं यार कि हमें परपेंडिकुलर एक्सिस पता करना, फिर ये करना, हम उसी में क्वेश्चन में लगा ही रहें। सिंपल सा r = RP sin थीटा याद रखो, काम खत्म हो गया है। अब देखो इतना अपन ने क्लियर कर लिया है। निकाल लिया क्वेश्चन कैसे करने हैं कि जैसे मान लो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। ये है, ये कोई पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, इसका मास है 2 kg। और हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, हम कहेंगे 150। तो हम कहेंगे निकालो बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हम कहेंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालने में कौन सी बात है, L = RP sin थीटा। R की वैल्यू 10, P = MB, M मतलब कितना है 2, B मतलब कितना है 12, और साइन कितना है। अब देखो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है ये तुम्हें पता, अगर नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओगे। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन 30, या फिर अगर ये नहीं आता तो ऐसी लाइन सब एक्सटेंड कर दिया करो। तो अगर ये मान लो ये पूरा 180 है, इतना वाला 150 है, तो ये वाला 30 बचेगा कि नहीं। तो साइन 30, 0 1 1/2, 10 × 2 × 12, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल कैंसिल 120। क्या परेशान, इसमें कौन सा तीन मारना था, हो गया कि नहीं। लेकिन कभी कभार कमबख्त लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं कि आर को वेक्टर फॉर्म में देंगे, पी को भी वेक्टर फॉर्म में देंगे, और फिर कहेंगे क्वेश्चन करो। तो हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना भैया, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो हम करेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2i 3j 4k, मैंने अपने दिमाग से ले लिया है। 5i 6j 7k, कैप लगाते रहना, कोई बड़ी बात नहीं, वेक्टर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो L = क्या होता है, R × P, कन्फर्म। तो हम लिखेंगे, इसे करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड से। किसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो ऐसे लिखते हैं, कहानी है I J K लिख दो, जो पहले है उसे इस लाइन में लिख दो, जो बाद में है उसे इस लाइन में लिख दो। तो हमने लिखा है 2 3 4 5 6 7। इसको सॉल्व करने का तरीका है I, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका देखो 3 × 7 -6 × 4 माइनस J मैट्रिक्स का रूल है। क्या है, मैट्रिक्स का एक नियम है। तो हम दूसरा क्या करेंगे, हम करेंगे इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों से माइनस 2 × 7 -5 × 4। फिर हम क्या करेंगे, के लिखेंगे, और हम कहेंगे इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों से माइनस 2 × 6 -5 × 3। तो इसका आ जाएगा I 21 - 24 -3 -J 14 - B, 5 को 20 होता है ना, तो -6 प्लस के 12 - 15 -3। तो आंसर आया -3i + 6j -3k। ये रहा L। क्या है L, एंगुलर मोमेंटम। कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर भैया फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, लेकिन आखिरकार एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आखिरकार क्या बताना चाहता है। तो पहली बात मैं बता दूं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम है वो एनालॉगस किसका है, लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम की हम कहाँ बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं लीनियर मोशन में, और एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं हम रोटेशनल में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, रोटेशनल में या सर्कुलर में, और लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं लीनियर।
तो हमने क्या बताया कि आखिरकार लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता है मास इन मोशन, कि अगर किसी के पास लीनियर मोमेंटम है इसका मतलब है कि वो मास मोशन में है। अगर किसी के पास किसी का किसी का लीनियर मोमेंटम जीरो है इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पे है। तुम कहोगे यही चीज़ें तो हम वेलोसिटी से पता लगा सकते थे, वेलोसिटी से इसलिए लगा सकते कि मोमेंटम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एक कंजर्व क्वांटिटी है और इसका बहुत जगह यूज़ है। सबसे अच्छी बात है कि मोमेंटम जो है कंजर्व क्वांटिटी है, तो कंजर्व क्वांटिटी की है भी तुम बाकी सब चीज़ें भी ईजिली निकाल सकते हो, इसलिए हमने मोमेंटम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। इसलिए तुम हर जगह सुनोगे मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, यही इसका रीज़न है क्योंकि एक कंजर्व क्वांटिटी है। तो अब हम बात करते हैं कि वो बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अगर इसका सिंपल सा लिखें तो हम लिख सकते हैं मास इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, या लिख सकते हैं हम सर्कुलर मोशन। कि अगर मान के चलते हैं किसी का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया है, क्या हो गया है, अगर किसी का मतलब किसी पार्टिकल्स का है, तो पहली बात यहाँ दिक्कत इस जगह आती है क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी बात ये है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली हम लिखते हैं, वो लिखते हैं L इक्वल टू R इंटू पी। तो मैं जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये सेंटर है, इसके गोल 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 घूम रहा है, तो इसका जो होता है वो होता है मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका होता है R इंटू पी। और अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे मान लो कोई स्फीयर में स्फीयर हो, जैसे अपनी अर्थ है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब वो अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो मतलब बेसिकली ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सर्कुलर में और एक बात करते हैं रोटेशनल में, कि अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है फिर मतलब स्पिन कर रहा है, तो हम इसकी बात करते हैं, तो वो हो जाता है L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई क्या है, आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आगे तुम चैप्टर में पढ़ोगे, पर आगे वाले जिसको पता नहीं हो तो अगर जानते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो बहुत सारी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो एक ए स्फीयर है और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग क्या समझना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो हम इतना समझ लें कि आखिरकार एंगुलर मोमेंटम मतलब मास इन रोटेशनल मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए। एंगुलर मोमेंटम जीरो मतलब है कि एम बी आर साइन थीटा, क्या है, एम बी आर साइन थीटा, क्योंकि इतने का बेसिकली हमने पी लिख लिया है और ये आर डिस्टेंस हो गया, आर साइन थीटा है। तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो हो सकती है। अगर हम वो बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो मास हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम मतलब है एम बी आर साइन थीटा, तो इसमें जो बात करने वाले हैं वो अगर हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मास है, इस बात को थोड़ा पकड़ो। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब है मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई है, मतलब लीनियर वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो हो गई है। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा, पहली बात हो सकती है। आर की दूरी जीरो हो जाए, क्या मतलब जो सेंटर एक्सिस है और इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये ऑब्जेक्ट यहीं पे आ जाए, तो तब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही आ जाए तब भी वो सर्कुलर मोशन नहीं करता है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। साइन थीटा इक्वल टू जीरो मतलब होता है आर में और बी में वेलोसिटी में, मतलब ये जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर मान लो मोमेंटम में एंगल कितना हो जाए, थीटा की वैल्यू हो जाए जीरो या 180। अगर आर और पी में थीटा की वैल्यू जीरो या 180 हो जाती है, तो इसका भी मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है।
तो हम अगर आखिरकार घुमा फिरा के कहें तो ये कहते हैं एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब होता है कि वो बॉडी सर्कुलर मतलब रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है। सिंपल सी बात, आखिरी में इतना ही कहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हल्का फुल्का फील हुआ कि नहीं हुआ है, इतना समझ लो कि मास इन रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। तो बताओ यहाँ तक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बार मैं तुम्हें समराइज़ कराता हूँ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल्स है, वो किसी चीज़ के ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वो L इक्वल टू आर, देखो सुनो, आर देखो L इक्वल टू रेडियस या फिर डिस्टेंस इनटू मास इनटू टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे L इक्वल टू आर एम और बी। कौन सा बी वाला? ये बी है टेंजेंशियल वेलोसिटी में, जो टेंजेंट के अलोंग चिपक के जाए। मतलब सोच लो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा खास सा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, कि जैसे हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो बताता है आखिरकार मोमेंटम पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है। तो और हम एक चीज़ और जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू एफ। इतनी बात क्लियर है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर इंटू पी। देखो हम इस इक्वेशन को लेंगे और दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे? दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। क्योंकि बेसिकली टॉर्क क्या है? टॉर्क जैसे फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही ये टॉर्क है रेट ऑफ चेंज ऑफ जैसे फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम करेंगे डी आर क्रॉस पी। तो हम लोग इसे और सिंप्लीफाइड लिखते हैं। क्या लिख लेते हैं? डी। देखो यहाँ बात ऐसी है कि आर भी वेरिएबल है और पी भी वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आर चेंज हो या चेंज हो पी, तो वहाँ टॉर्क की कहानी आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं, सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन दोनों में से दोनों चीज़ वेरिएबल हो सकती हैं। पहले मान के चलते हैं, इसको वेरिएबल मान के चलते, फिर इसको मान के चलते हैं। तो हमने क्या देखा है? हमने पहले इसको वेरिएबल माना, तो पी डी आर अपॉन डी टी, और फिर मान के चल रहे हैं इसको वेरिएबल, तो आर डी पी अपॉन डी टी। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो डी आर अपॉन डी टी क्या है? अगर बहुत सिंपल सा देखने को कोशिश करोगे, तुम क्या करोगे कि जो डायरेक्शन किसका है, देखो आखिरकार हम डी आर अपॉन डी टी क्या है? डी आर अपॉन डी टी बेसिकली है वो है बी के बराबर, पी क्रॉस बी। यहाँ करेंगे आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट इक्वल टू होता है फोर्स के बराबर, तो एफ के बराबर आ जाएगा। अब एक चीज़ तुम देख रहे होगे कि पी क्रॉस बी मतलब एम बी क्रॉस बी, और तुम जब जानते हो कि ए क्रॉस ए करते हैं तो आंसर 0 आता है। क्या आता है? अगर दो चीज़ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो अगर उन दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर आता है 0। तो इसका मतलब है कि P क्रॉस B प्लस R क्रॉस F है। इसमें ए वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ए वाली क्वांटिटी हो जाएगी, वैसे कहीं ऐसे लिखा मिलता है, अपन क्या लिखें, चाहे ऐसे लिखें चाहे, वैसे मतलब तो होता है, लेकिन जब 0 आता है तो इतना हम कंसीडर नहीं करते हैं।
बी क्रॉस पी, इसका आंसर आ जाएगा 0। हमारे पास कंटेंट कितना बचा है, आर क्रॉस एफ। मुझे पता है थोड़ा थियोरेटिकल समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब ये डेफिनेशन लिखते हैं फिर भी समझ लो कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्या है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमने क्या देखा कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया है, डेल एल अपॉन डेल टी, क्योंकि बेसिकली वही फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला था टॉर्क का। और हमने बेसिकली क्या कर रहे थे, हम बेसिकली डेल एल अपॉन डी टी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ही तो कर रहे थे। तो हमने घुमा फिरा के क्या देखा है, डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू हो गया है टॉर्क, मतलब आर क्रॉस एफ। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो बेसिकली क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल्स इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या हो गई, टॉर्क द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा हल्का फुल्का तो फील हो गया होगा, क्या हो गया, हल्का फुल्का तो फील हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि टॉर्क की वैल्यू निकालो जब आर वेक्टर में दिया हो और एफ भी वेक्टर में दिया हो। तो आर की वैल्यू है 7i, नहीं देखो हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू i प्लस जे माइनस के, एफ की वैल्यू है 7i माइनस 3j माइनस 5k। एक बात याद रखना, जब भी तुम क्या नाम है क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि पहले क्वांटिटी कौन सी आनी चाहिए। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखना। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो था ए वाला। तो जब हम इसे वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, टॉर्क इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, आई जे के, आई जे और के, जो चीज़ पहले आती है उसे लिखते हैं हम पहली लाइन में। तो पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा आर, 1 1 माइनस 1, फिर आता है एफ, तो एफ कितना है 7 माइनस 3 माइनस 5। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई पुराना मेथड मैट्रिक्स सॉल्व करने का, इसको छुपा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इससे माइनस कर दो, 1 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस जे, मैट्रिक्स का रूल, इसको छुपा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू माइनस 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 इंटू माइनस 1, और फिर के, इसको छुपाओ, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इंटू 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आई माइनस 5 माइनस 3 माइनस जे माइनस 5 प्लस 7 प्लस के माइनस 3 माइनस 7 माइनस 8i माइनस 2j माइनस 10k। ये रही टॉर्क की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा, हल्का फुल्का थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।